नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। क्या समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के लिए बीजेपी पर निशाना साधने का हथियार बन गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा में बोल रहे थे। सत्ता पक्ष की तरफ से शोर शराबा शुरू हुआ तो अखिलेश यादव ने तुरंत अपने बगल में बैठकर अपनी बगल में बैठे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को खड़ा कर दिया। जैसा होता है ना कि रेफरी एक बोर्ड दिखाता है, तो वैसे उन्होंने अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को खड़ा किया, हाथ ऊपर किया और फिर बिठा दिया। यानी उन्होंने बीजेपी को याद दिलाया कि वो अयोध्या सीट हार चुके हैं और उन्हें हराने वाला अयोध्या में ये सांसद है, इसलिए अब आप चुप करके बैठ जाइए। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के जरिए अपनी किस राजनीति को हाईलाइट कर रहे हैं, संसद में बार बार दोनों की जोड़ी को देखकर यह सवाल खड़ा होता है। बात करते हैं आजतक.in के एसोसिएट एडिटर कबूल अहमद से। कबूल, हमने देखा कि मॉनसून सेशन में भी अवधेश प्रसाद की सीट को लेकर एक चर्चा रही और अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अपने साथ में बिठाया, और कल वंदे मातरम की चर्चा में तो बड़ा ही एक सीन क्रिएट हो गया। अखिलेश यादव ने खड़ा किया, हाथ दिखाया अवधेश प्रसाद का और बिठा दिया। तो वो किस राजनीति को, अपनी अवधेश प्रसाद के बहाने बीजेपी पर तंज कस के वो अपनी किस राजनीति को हाईलाइट कर रहे हैं? देखिए नीरज भाई, 2024 के चुनाव में खासतौर से जो अयोध्या लोकसभा संसदीय सीट रही है, उसको समाजवादी पार्टी ने जीतने के बाद से जिस तरह से अवधेश प्रसाद को एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे स्थापित किया है समाजवादी पार्टी का, खासतौर से जो आपने बात अभी कही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक हथियार के तौर पे, निश्चित तौर पे अवधेश प्रसाद के जरिए जो है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे दुखती रग है उस पे हाथ रखती है। अयोध्या एक ऐसा राजनीतिक सिंबॉलिक 90 के बाद से स्थापित हुआ है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, अगर हम कहें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उभार में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दे का असर रहा है तो वो राम मंदिर आंदोलन रहा है। वहीं वो एक ऐसा मुद्दा था जब से भारतीय जनता पार्टी ने अडॉप्ट किया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी शिखर की तरफ बढ़ती ही गई, लगातार राजनीतिक शिखर की तरफ। और ऐसे में जब वो खास तौर से तब जब राम मंदिर बन जाता है, राम मंदिर का शिलान्यास हो जाता है, और उसके बावजूद अगर वो सीटें हार जाती है तो निश्चित तौर पे जो भाजपा की राजनीति है उस पर सवाल उठता है। और अखिलेश यादव वो मैसेज के जरिए दो राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करते हैं। एक तरफ वो ये संदेश देते हैं कि जिस राम मंदिर के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को देखती है और उसको उसी के गढ़ में हराने वाले जो है समाजवादी पार्टी है और हराने वाले अवधेश प्रसाद है। पहली चीज ये कि जो भाजपा की राम मंदिर की राजनीति है उसको जो है एक काउंटर करते हैं उसके जरिए। दूसरी जरिए है कि और वो जो अवधेश प्रसाद जो हराए हैं वो एक दलित समुदाय से आते हैं, तो निश्चित तौर पे वो ये संदेश भी देते हैं कि देखिए, एक दलित नेता होके एक अपर, खास तौर से जो वहां भारतीय जनता पार्टी के अपर क्लास के नेता थे उसको हरा के आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक दलित राजनीति को भी धार देते हैं। आपने अगर नीरज भाई याद होगा 2024 के लोकसभा नतीजे आने के बाद जिस तरह से अवधेश प्रसाद की ब्रांडिंग हुई है, अखिलेश यादव ही नहीं, हमने तो पहले सत्र में देखा था कि राहुल गांधी भी अवधेश प्रसाद को लेके उनकी पीठ थपथपा रहे थे, उनकी शाबाशी दे रहे थे, और राहुल और अखिलेश के बीच में अवधेश प्रसाद को बैठा के एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की जो कवायद है वो समाजवादी पार्टी कर रही थी, वही इंडिया गठबंधन कर रहा था। आज भी और जो अयोध्या की हार है उसका दर्द भारतीय जनता पार्टी नहीं भूल पाई, वो भी ऐसे समय में जब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया हो और अभी हाल ही में जो राम मंदिर के ध्वज है उस ध्वज का भी लोकार्पण हुआ है। तो आप उसके बाद अगर शोरगुल होता है तो निश्चित तौर पे जो भाजपा की दुखती रग है अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद के जरिए उस दुखती रग को दबाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही अवधेश प्रसाद का चेहरा सामने आता है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी मायूसी भी होती है, थोड़ी निराशा भी होती है। तो मुझे लगता है कि यही दांव जो है अखिलेश यादव के हाथ
अवधेश प्रसाद के रूप में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत हथियार तो निश्चित तौर पे मिला ही। बिल्कुल। वो जैसे होता है ना कि बदन पे कोई चोट लग जाए तो दवा दवा उपचार करने के बाद चोट तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसका निशान फिर भी रह जाता है। तो शायद अयोध्या की हार हो सकता है कि उपचुनावों को बीजेपी ने जीत लिया, हो सकता है आने वाले चुनावों में बीजेपी जीत हासिल कर ले, लेकिन ये वैसी ही चोट है जिसका निशान छूटने में शायद बहुत दिन लगेंगे, चोट से भले ही उबर जाएं। लेकिन आपने बताया कि ध्वजारोहण का अभी आयोजन हुआ, यानी राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। लेकिन हम इस राजनीति को, जो आपने कहा, पहली बात ये कि जो अयोध्या में बीजेपी को हराना, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, फिर अवधेश प्रसाद जो कि दलित राजनीति से आते हैं, वो हराते हैं, तो उसका एक अलग संदेश है। तो क्या अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के बहाने अपनी पीडीए की जो राजनीति है उसमें भी और ज्यादा फोकस के नजरिए से, क्या हम इसे देख सकते हैं कि पीडीए की राजनीति तो है, लेकिन अवधेश प्रसाद को बार बार हाईलाइट करना? मेरा कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि आपके 33 सांसदों में ओबीसी के भी सांसद हैं, मुस्लिम समुदाय के भी सांसद हैं, लेकिन आप बार बार अवधेश प्रसाद को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो क्या उसमें भी एक और फोकस के अंदर एक फोकस है कि दलित राजनीति को एड्रेस करते हैं अखिलेश यादव? निश्चित तौर पे नीरज भाई, खास तौर से समाजवादी पार्टी की जो राजनीतिक उभार, खासतौर उत्तर प्रदेश के इतिहास में, अगर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें 2024 में जीत के आती है, और वो जो जीत है वो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की जीत में जो सबसे अहम योगदान रहा है उसमें दलित वोटों का भी रहा है और गैर यादव ओबीसी वोटों का भी रहा है। क्योंकि अगर वो वोट नहीं होता तो समाजवादी पार्टी की जो है 37 सीटें नहीं पहुंच पाती। तो जो मैं पीडीए माफी है, चाहता, करेक्ट कर दिया, 37 सीटें जी, करेक्ट कर दिया, 37 सीटें जी। जी, तो आप देख सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी की जीत का आधार रहा है वो एमवाई समीकरण के सारे नहीं, वो एमवाई समीकरण तो उसके एक नींव का काम किया है, लेकिन उसकी जो इमारत खड़ी हुई है, वो इमारत जो खड़ी हुई है वो दलित वोटों के आने से एक, दूसरा जो है अति पिछड़ी जातियां, खास और गैर यादव ओबीसी जो समाजवादी पार्टी से 2017 में छिटक गया था, वो दोबारा से वापस आया है। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी अखिलेश यादव ने जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आजमाया था वो दांव कामयाब रहा 2024 के चुनाव में। लेकिन अब पीडीए की जो असली अग्नि परीक्षा है नीरज भाई, वो 2027 के चुनाव में है। उसकी पहली झलक हमें 2022 में दिखी। 2022 के जख्म को भाजपा उस समझ नहीं पाई, क्योंकि उस वक्त वो सत्ता में वापसी कर गई थी। लेकिन अगर उस चोट को अगर वो समझ लेती, अगर इलाज कर लेती, तो मुझे लगता है 2024 में इतना बड़ा जख्म नहीं मिलता। ऐसा जख्म मिला है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जो सीटें दूर हो गई, अगर उत्तर प्रदेश में सीटें जीत लेती तो भारतीय जनता पार्टी किसी की बैसाखी के सहारे आज केंद्र में सरकार नहीं चला रही होती, अपने दम पे चला रही होती है। तो उत्तर प्रदेश का जो जख्म है वो बहुत गहरा है नीरज भाई, एक चीज है। लेकिन अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं कि चेक एक बार कैश होती है, दोबारा नहीं कैश होती है एक चेक। और वो मुझे लगता है 2027 जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की राजनीति के लिए सबसे अहम है, उसकी अग्नि परीक्षा, यानी कि जो समाजवादी पार्टी की पीडीए है, अखिलेश यादव का जो पीडीए फार्मूला है, उसकी जो अग्नि परीक्षा है वो 2027 की विधानसभा चुनाव में होनी है। और अगर समाजवादी पार्टी को, भाजपा को हराना है, अखिलेश यादव भी इस बात को समझते हैं कि बिना दलित वोट को साधे वो इस चीज को, इस मंसूबे को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस बात को बाखूबी समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नीरज भाई, समाजवादी पार्टी में कोई अवधेश प्रसाद अकेले दलित नेता नहीं है, उसमें बहुजन राजनीति से आए हुए, अगर देखा जाए तो मोहनलालगंज से सांसद आर.के. चौधरी हैं, इंजी सरोज के बेटे हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जो दलित नेता हैं। लगातार 4-5 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार सुरक्षित सीटें जीतने में कामयाब रही है। लेकिन उसमें अवधेश प्रसाद का जो रोल है, अवधेश प्रसाद का रोल बहुत अहम हो जाता है। एक तो यह है कि वो कोई आरक्षित सीट से जीत के नहीं आए, वो जनरल सीट से जीते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के न्यू जो राजनीतिक आधार रहा है उसको चोट दे के आए हैं। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के लॉयल नेता है, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं किसी दल से आए हुए नेता हैं और आके यहाँ पे जीत कर संसद बन गए हैं जैसे आर.के. चौधरी या दूसरे तमाम नेता हैं, वैसे नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के पुराने हार्डकोर नेता हैं, परंपरागत नेता हैं। और वो खास तौर से जो
अवध की जो पासी गैर जाटो दलित वोट है उसके एक चेहरे के तौर पे भी है, खास तौर से जो पासी समुदाय है उसका, जो कि अगर हम सेंट्रल यूपी की बात करें अवध में तो बहुत अहम वोटर है नीरज भाई। लखनऊ के आसपास की सीटें जितनी हैं उसमें दलित वोटर बहुत अहम निर्णायक है। तो मुझे लगता है कि जो पीडीए है उसको की एक धार जो अखिलेश यादव जिस बात को समझ रहे हैं और उस बात को समझते हुए अवधेश प्रसाद को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो एम वाई समीकरण रही है उसकी छांव से निकलने की भी एक नीरज भाई कोशिश है। इसीलिए अखिलेश यादव के आसपास जो नेता दिखते हैं, जो कभी कभी मुलायम सिंह के साथ आजम खान जैसे नेता दिखा करते हैं, या अखिलेश के साथ भी हमने देखा कि जो पहली सरकार थी तो उसमें भी मुस्लिम नेता दिखा करते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने जो एम वाई समीकरण था, आज अखिलेश के पास कोई यादव और मुस्लिम नेता नहीं दिखता। उसमें सबसे ज्यादा जो अगर कोई नेता नजर आता है तो वो अवधेश प्रसाद नजर आते हैं, या फिर कभी राजीव राय नजर आ जाते हैं, या दूसरे समाजवादी पार्टी के जो है नेता वो नजर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी की एमओआई छवि थी उससे भी बाहर निकलने की और मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि तस्वीरों का बहुत अहम महत्व हो जाता है। और खास तौर से जब अखिलेश के आसपास चौकट्टी में अगर कोई मुस्लिम नेता दिखेंगे तो उसको लेके, इसीलिए अखिलेश यादव ने भी संसद जिस दिन शुरू हुआ उस दिन एक फोटो उन्होंने तस्वीर शेयर की जिसमें 3 महिला सांसद नेता थी, और उन्होंने कहा कि एक जो एक उनका पीडीएफ फार्मूले में एक ही बात करते थे कि ये अगड़ा है, उसको उन्होंने कहा आधी आबादी से जोड़ा। हालांकि उसमें इकरा हसन भी थी। तो समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव का जो एमवाई समीकरण है उसकी उसकी आहट से भी कितना दूर भाग रहे हैं, और वो किसी तरह का भारतीय जनता पार्टी को नैरेटिव कसने का या एम वाई यादव मुस्लिम परस्त छवि का बनाने की कवायद से दूर रखना चाहते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो जैसे बिहार में एक तरह से देखा जाए तो आरजेडी की जो राजनीति थी उसको भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू लोगों ने एक जंगल राज का नैरेटिव कस किया। एक दूसरी बात ये कवायद की कि ये यादव मुस्लिमों की पार्टी है ताकि अति पिछड़े वोट उससे न जुड़ सके, और ये चीज उसका सफल रहा है। तो मुझे लगता है कि दो जो बिहार का चुनाव थे उससे भी अखिलेश यादव ने एक सबक लिया है, और समाजवादी पार्टी के अतीत में जो नुकसाने हुए हैं एमओआई छवि के नाते, मुझे लगता है उसकी भी भरपाई करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए अपने आसपास जिन नेताओं को अखिलेश लेके चलते हैं, जिनके साथ मिलते जुलते हैं, उसके जरिए भी एक मैसेजिंग देने की कोशिश हो रही है, और उसमें खास तौर से गैर यादव ओबीसी नेता, दूसरा जो है दलित नेता उनके आसपास नजर आते हैं। ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है, और अखिलेश का जो पूरा फोकस है नीरज भाई वो 2027 पे है। 2024 उनके प्राइम फोकस में नहीं था, 2024 के प्राइम फोकस में नहीं था, इसके बावजूद नतीजे उनके पक्ष में आ गए। तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हौसले को बुलंद कर दिया है, अखिलेश की भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा को एक तरह से दिखा दिया है कि आप किस रास्ते बढ़ेंगे तो सत्ता के सिंहासन पे अपना वनवास 2 साल का तोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उसी कवायद में अखिलेश बढ़ रहे हैं, और वो जो है अगर देखा जाए नीरज भाई तो उसकी तरफ जो है उसमें अवधेश प्रसाद जो है एक ट्रम्प कार्ड की तौर पे समाजवादी पार्टी के लिए हैं, और अखिलेश यादव उसका बखूबी इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। अवधेश प्रसाद एक तुरुप का पत्ता है अखिलेश यादव की पूरी राजनीति के इस नैरेटिव में। तो इसी बात को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान जो भाषण हुए लोकसभा में, वहाँ पर अखिलेश यादव के भाषण की काफ़ी चर्चा रही। उसका एक हिस्सा था, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि इन लोगों ने, यानी बीजेपी के लोगों ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी तब लगाना शुरू की जब यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर इनको हरा दिया था। वो जिक्र कर रहे हैं अपने साथ बहुजन समाज पार्टी का, वो ना भी करते तो उस भाषण में कोई वो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कुछ मिस किया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस बयान को या इस बयान के इस हिस्से को? देखिए नीरज भाई ये भी उसका हिस्सा है, क्योंकि देखिए आज की तारीख में डॉक्टर अंबेडकर को इग्नोर करके हम उत्तर प्रदेश नहीं देश की भी राजनीति में किसी राजनीतिक दल को सियासत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक चीज है निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है अखिलेश यादव ने ये बात, मुझे लगता है संदर्भ 1993 का जो सपा बसपा का अलायंस था उसके संदर्भ में वो बात कर रहे थे कि वो 1993 का चुनाव है जिसमें वो मिले मुलायम कांशीराम, हाँ हाँ वो नारा था, और वो कैसे एक दलित और ओबीसी राजनीति को, एक सामाजिक न्याय की राजनीति को एक धार दी थी, खास तौर से तब जब मंदिर आंदोलन अपने राजनीतिक उरूज पे था। निश्चित तौर पे तब जो अंबेडकर की पॉलिटिक्स रही है
वो शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी को नहीं सूट की, लेकिन समय के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक समय ठाकुर ब्राह्मण बनियों की पार्टी मानी जाती थी, उससे निकल के आज वो सर्व समाज की पार्टी बन चुकी है नीरज भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जो भी करना पड़ा है, उसने वो सारे दांव आजमाए हैं। उसमें ही एक दांव जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर लगाने का अखिलेश यादव जिक्र रहे हैं वो भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी जो है कब से तस्वीर लगाना शुरू की है? अखिलेश के मंच पे अंबेडकर की तस्वीरें कब से निकलने लगी? 93 के बाद 95 में जब सपा बसपा का गठबंधन टूटा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की भी राजनीति में लोहिया जेपी जैसे लोग उनके आदर्श नेता हुआ करते थे, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता हुआ करते थे, लेकिन कभी उनकी राजनीति में अगर आप देखेंगे नीरज भाई, तो मुलायम सिंह की राजनीति में अंबेडकर की पॉलिटिक्स नहीं थी। भले वो पिछड़ों की राजनीति करते थे, दलित, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस समय दलित राजनीति के लिए एक केंद्र में बसपा बहुत बड़ी स्थापित पार्टी हो चुकी थी, तो उनको लगता था कि हमें जो समाजवादी पार्टी का पूरा कोर वोट बैंक था वो ओबीसी यादव और कुछ कुर्मी, तमाम ओबीसी के जातियों के साथ मुस्लिम और अपर क्लास में ठाकुर कास्ट, ये समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक हुआ करता था। लेकिन जब भाजपा का दोबारा से रिवाइवल हुआ 2014 के बाद से, और उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने 2019 में बीएसपी से अलायंस किया दलित वोटों के लिए, लेकिन नतीजे आने के बाद बसपा ने उससे किनारा कर लिया। और तो उसके बाद से अखिलेश यादव ने दलित वोटों को साधने के लिए किसी बैसाखी के बजाय खुद से आत्मनिर्भर होने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने अपने मंचों पे अंबेडकर की तस्वीर को जगह दिया सपा ने। फिर उसके बाद जो बसपा हार्डकोर के अंबेडकराइट या काशीराम की राजनीति की प्रयोगशाला से निकले हुए नेता थे, उनको मिलाना शुरू किया। और उसका जो पहला लिटमस टेस्ट 2022 में होता है और समाजवादी पार्टी 47 से बढ़ के 112 सीटों की आसपास पहुंच जाती है, और फिर उसी चीज को और विस्तार देते हुए 2024 में आजमाते हैं। और मुझे लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से अखिलेश यादव के मंचों पे, क्योंकि सपा बसपा का अलायंस होता है, और वहीं से मुझे सपा के मंचों पे भी अंबेडकर की तस्वीर नजर आती है। मुझे लगता है भाजपा को ये पॉइंट नहीं। तो मुझे लगता है क्योंकि अंबेडकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अहम है, और उन्होंने भाजपा को ये जो मैसेज दिया है अपने सदन में कि अंबेडकर से, वो ये बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। अंबेडकर की भाजपा की राजनीति में अंबेडकर की जगह बहुत तब जागी है जब उनको चोट लगी है भाजपा को, और उनको लगा कि दलित वोट कितना अहम है, तो वो उसके साधने की कवायद की है। तो निश्चित तौर पे नीरज भाई ये बहुत अहम है। उत्तर प्रदेश में 78 सीटें आरक्षित हैं, और उत्तर प्रदेश में सत्ता की राह दिखाने वाली सीटें मैं मानता हूं ये रिजर्व सीटें हैं। आप देख लीजिए 1991 से लेके आप तक जो पार्टी सबसे ज्यादा सुरक्षित सीटें जीतती है वही उत्तर प्रदेश की सत्ता पे विराजमान होती है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इस बात की तरफ जो है, इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भाजपा जो है अंबेडकर का सम्मान नहीं करती थी, आज राजनीतिक मजबूरी में सम्मान कर रही है, लेकिन इसके जरिए वो दलितों को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि नीरज भाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में अंबेडकर जो है वो राजनीति में, एक बार तो मैं अगर कहूं तो मैं ये कि आप गांधी और नेहरू जैसे नेता को इग्नोर करके चल सकते हैं, लेकिन है आज की तारीख में अंबेडकर को इग्नोर करके चलना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुश्किल है। वोट की राजनीति में तो कम से कम ये साफ लेकिन है। वो बहुजन समाज पार्टी का भी जिक्र कर रहे हैं अपने उस बयान में। खैर, लेकिन अगर अखिलेश यादव, जो हमने अभी तक इतनी चर्चा की कि अखिलेश यादव दलित वोट पर फोकस कर रहे हैं खास तौर पर, तो उसके पीछे दलित वोट पर बीजेपी भी फोकस कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद अपने में होते हुए दलित वोट की तरफ देख रही है, चंद्रशेखर भी हैं। ये तमाम चीज़ें इसलिए कि मायावती का ग्राफ लगातार घट रहा है। लेकिन अब मायावती भी तो सक्रिय हो गई हैं। 9 अक्टूबर को उन्होंने रैली की, जिसे मायावती के कमबैक के तौर पर देखा गया। अभी 6 दिसंबर को हमने देखा कि और कहीं ना सही लेकिन नोएडा के प्रेरणा स्थल में उन्होंने आकाश आनंद को भेजा, जो छोटी सी ही जनसभा थी लेकिन फिर भी वहाँ लोगों का उत्साह देखने को मिला। तो मायावती की सक्रियता को आप अखिलेश की इस राजनीति के मद्देनज़र कैसे देखते हैं, और क्या उसका रोल देखते हैं 2027 में? देखिए नीरज भाई, 2027 के रोल में दलित वोटर बहुत अहम निर्णायक वोटर होने जा रहा है। उसका झुकाव जिसकी तरफ होगा, उत्तर प्रदेश की सत्ता की राह उसी दिशा में बढ़ेगी आगे, एक चीज है। दूसरी चीज यह है कि बीएसपी की बात है, मायावती 2 कदम आगे चलती हैं, 4 कदम पीछे चलती हैं नीरज भाई, और ये कदम जो है कहीं ना कहीं दलितों के लिए भी
है। मैंने देखा कि 9 अक्टूबर को जो रैली लखनऊ में होती है, उससे जो एक बज़्म क्रिएट होता है, तो मुझे लगा था कि अवध के बाद, लखनऊ के बाद मायावती पश्चिम उत्तर प्रदेश में आकर 6 दिसंबर को एक रैली करेंगी और खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में के जो उनका अपना गढ़ रहा है, अपना दुर्ग रहा है, उसको फिर से वो दुरुस्त करने की कवायद करेंगी। लेकिन ऐन टाइम पे खास तौर से रैली से 2 दिन पहले वो उस रैली में आने से इनकार कर देती हैं नीरज भाई। सब कुछ पहले होता है कि मायावती आएंगी, तमाम खबरें चलती हैं, लेकिन वो अपने आने के बजाय आकाश आनंद आते हैं। लेकिन आकाश आनंद भी आते हैं, आने के कुछ देर ही रुक पाते हैं और चले जाते हैं, वो भले ही सुरक्षा चूक का मामला रहा हो। तो आप नीरज भाई एक लगातार देख रहे हैं कि मायावती की राजनीति 2 कदम आगे चल रही, 4 कदम पीछे चल रही। तो ये कन्फ्यूजन जो है कहीं न कहीं जो है दूसरे राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि वो समाज जो उनका आज बसपा का राजनीतिक आधार रहा है, वो अभी इस कॉन्फिडेंस में नहीं है कि मायावती के साथ जाने पे क्या मायावती चुनाव जीत जाएंगी नीरज भाई। ये एक बड़ा संदेह उनके समर्थक वर्ग में, उनके अपना कास्ट में है कि मायावती आज, और ये बात सच भी है नीरज भाई कि केवल आप दलित वोटों के सहारे, और खास तौर से दलितों में भी आप 60%, 65% जाटुओं के सहारे, जो 65% जाट आपका बचा हुआ है आपके पास, उसके सहारे आप उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत नहीं पाएंगी जब तक आपके साथ दूसरे समुदाय को जोड़ने के लिए उनके पास कोई कवायद नहीं दिख रही। मुस्लिम राजनीति में उनके पास कोई चेहरा नहीं है जिसके सहारे वो एक केमिस्ट्री बना के जीत सके। दूसरा देखिए, अति पिछड़े जाति में उन्होंने विश्वनाथ पाल को बना रखा है प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन पाल समुदाय का वोट भी विश्वनाथ पाल जोड़ने में अभी तक असफल दिखे हैं, मुझे कोई बहुत ज्यादा सफलता नहीं दिखी। इसके अलावा भी जो अति पिछड़े या बहुजन या ओबीसी वोट रहा, वो पूरा खिसक गया, उनके पास कोई ऐसा चेहरा नेता नहीं बचा जो जोड़ सके। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में निश्चित तौर पे जो बात आपने कही कि बसपा लगातार कमजोर हो रही है, लेकिन राजनीतिक उभार के कोई भी उनके पास कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि जब तक आप किसी, उत्तर प्रदेश में 2 ध्रुवीय राजनीति हो गई है, और 2 ध्रुवीय में एक भाजपा का छोर है, दूसरी तरफ जो है भाजपा को हराने वाला, एक भाजपा को जिताने वाला। हराने वाले के साथ मायावती उस वक्त खड़ी नहीं दिख रही हैं, कोई अलायंस वो अकेले लड़ने की अभी तक बात कर रही हैं। तो मुझे लगता है नीरज भाई, जो उनका वर्ग है वो कहीं ना कहीं उसी वर्ग को साधने की तमाम कवायद हो रही है। भाजपा चाहती है कि जो वोट 2024 में सपा के साथ चला गया है, जाट दलित वोट, उसको हम अपनी तरफ ले आए। तो अखिलेश की कोशिश है कि जो वोट दलित आया है, क्योंकि वो इस परमानेंट दलित वोटर उनके नहीं रहा, वोट बैंक वो अस्थायी तौर पर आया, उसको कैसे मजबूती से संभाले रखा जाए, इसकी कवायद हो रही है। तीसरी तरफ चंद्रशेखर की आपने बात किया, चंद्रशेखर की कवायद है कि मायावती की लगातार बसपा के राजनीतिक ग्राफ के डाउन होने, मायावती की राजनीतिक सक्रिय से दूर रहने की वजह से जो दलितों के अंदर एक दलित राजनीतिक चेतना थी, उसका जो राजनीतिक वोट बैंक था, उसकी जो विकल्प हम बन सके बसपा के विकल्प बनने की कवायद में जुटे हैं। अभी चंद्रशेखर ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर में एक रैली की थी संविधान दिवस के मौके पे, और वहां से रैली में हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा नहीं जुटी, लेकिन उस रैली में के जरिए एक कवायद उन्होंने की, एक्सरसाइज, क्योंकि उनको है उस, और मुझे लगता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो बसपा से ज्यादा आज की तारीख में, अगर हम बसपा और चंद्रशेखर की तुलना करें और दोनों में, तो उसका झुकाव कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की तरफ ज्यादा दिख रहा है। और चंद्रशेखर की जीत में भी नगीना में मुस्लिम वोटर का बहुत अहम रोल रहा है। तो मुझे लगता है कि बसपा की राजनीतिक जो जगह खाली हो, जो एक्यूम है उसका, जो उसको भरने की कोशिश में हर तरफ से कवायद हो रही है। कांग्रेस भी कर रही है, कांग्रेस सपा मिलकर भी कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे याद है नीरज भाई कि 2024 के चुनाव के तुरंत बाद उपचुनाव हुए थे, और योगी आदित्यनाथ ने देखा था कि जो कैसे हिंदू वोटों को, जो जातियों में बिखर गया था, उसको फिर से कहा था कटोगे तो बटोगे, इसीलिए एकजुट रहो, एक ये नारा दिया था, और ये नारा कहीं ना कहीं उपचुनाव में उनके लिए कारगर साबित हुआ था, और वो दांव काफी सफल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेके हमने देखा कि जो है वो महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, हरियाणा का चुनाव रहा हो, बिहार के चुनाव में जो जातियों में बिखरा वोट रहा, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया है, और फिर से दोबारा से कमबैक की है भाजपा। और वो कमबैक जो की है, वो जो आने वाले समय में अखिलेश यादव के लिए भी टेंशन का सबब बन गई है, क्योंकि नीरज भाई जहां जहां उसको चोट लगी थी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा भाजपा को चोट लगी, महाराष्ट्र में बेहतर करके उभरी है, हरियाणा में उसकी सीटें घट गई थी, हरियाणा में भी वापसी की है, और तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रह गई। महाराष्ट्र में तो प्रचंड बहुमत के साथ ऐसे आई कि विपक्ष एकदम साफ हो गया। जो विपक्ष लोकसभा में 30 सीटें जीत गया था, 48 में से 32 सीटें, वो देखिए किस तरह से हार गया। और यही चीज मुझे बिहार में दिखी, बिहार में भी
एनडीए को झटका लगा था, भाजपा की सीटें और जेडीयू सीटें कम हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कमबैक की है। और जिस तरह से भाजपा कमबैक कर रही है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए भी टेंशन का सबब बन रही है, क्योंकि भाजपा ने फिर से अपने वो तमाम जो उसका वोट खिसका था उसको दोबारा लाई है। चाहे वो हिंदुत्व के नाम पे लाई हो, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे लाई हो, या अपनी गवर्नेंस के आधार पे लाई हो। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसको लेके अखिलेश यादव अलर्ट हैं। और इसीलिए अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को आगे कर रहे हैं, ताकि वो जो अपनी पीडीए की फार्मूला है, खासतौर से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसको जोड़े रखें। क्योंकि जब वो जुड़ा रहेगा तो अखिलेश यादव जान रहे हैं कि अगर यही वोट हमारा इंटेक्ट रहता है तभी हम सत्ता में आ सकते हैं। अगर कहीं जो आया हुआ वोट है, जो संविधान के नाम पे आया था, आरक्षण के नाम पे आया था, अगर वो फिर दोबारा से भाजपा के साथ चला गया तो उनकी सत्ता में वापसी की जो राह है या उम्मीद है 10 साल बाद, मुझे लगता है वो टूट जाएगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो दलित वोटर है वो बहुत निर्णायक है नीरज भाई। बसपा के सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए भी दलित वोट बसपा के लिए अहम है। तो चंद्रशेखर के राजनीतिक उभार के लिए दलित वोटर अहम है। भाजपा के सत्ता को बरकरार रखने में दलित वोटर है। समाजवादी पार्टी के सत्ता में वापसी के लिए दलित वोटर जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश में दलित वोटर बहुत निर्णायक है, और दलित वोटर के बिना उत्तर प्रदेश की सत्ता में किसी के लिए भी मुश्किल है। बिल्कुल। एक सवाल और कि वोटिंग लिस्ट को लेकर जो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उसका बहुत हल्ला है। लोकसभा में भी चुनाव सुधारों पर जो चर्चा हुई उसमें अखिलेश यादव के भाषण की भी चर्चा हुई। जमीन पर भी समाजवादी पार्टी काफी सक्रिय दिख रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से भी ज्यादा सक्रिय दिख रही है उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर। क्यों? नीरज भाई, दरअसल एसआईआर के बाद जो पहला चुनाव हुआ है इस बार का, वो बिहार हुआ है। बिहार में इन्होंने एसआईआर को लेके जो खासतौर से इंडिया गठबंधन थे उसने रैलियां की, रोड शो की, लेकिन ग्रास रूट पे उसने कोई काम नहीं किया था नीरज भाई। तो इस बार जो है समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई है, और खास तौर से उसकी नजर है कि जो उसका अपना कोर वोट बैंक है उसका वोट न कटने पाए। अखिलेश यादव ने पहले दिन से एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि एसआईआर के जरिए 32 लाख वोट काटे जा रहे हैं, 40 लाख वोट है, 1 करोड़, मतलब इस तरह के एक माहौल बनाया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक और कवायद की, अपने नेताओं को पहले दिन से ग्राउंड रूट पे लगा दिया, खासतौर से पीडीए प्रभारी करके। दूसरी तरफ अपने 44 नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दे दी है नीरज भाई, ताकि जो वोट है वो निगरानी की जा सके एसआईआर पे। उनके तमाम सांसद एक्टिव हैं, और वो क्योंकि समाजवादी पार्टी का ज्यादा एसेट लगा हुआ है, समाजवादी पार्टी ज्यादा अलर्ट मोड में है, क्योंकि उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिए उनके वोट बैंक को काटने की कोशिश हो रही है, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वोट को, ताकि भाजपा अपनी सत्ता को बरकरार रख सके। और इस बात को लेकर जागरूकता निश्चित तौर पर हुई है। मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ज्यादा एक्टिव है। इस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी चिंता जाहिर की है नीरज भाई। लेकिन ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं नीरज भाई कि एसआईआर की प्रक्रिया में जितनी हर 20 साल पे ये एसआईआर प्रक्रिया नीरज भाई होती है, जब खासतौर से परसीमन होना होता है उससे पहले होती है। इस बार भी हो रही है, लेकिन इस बार उसको राजनीतिक रूप से जितना प्रचार प्रसार मिला है उसकी वजह से भी हो रही है। लेकिन अगर इस बार जितना लोग अलर्ट हैं नीरज भाई एसआईआर की प्रक्रिया में, मैं जो समझ रहा हूं या जो समझ रहा हूं, अभी मैं कुमार अभिषेक भाई से भी बात कर रहा था 3 दिन पहले ही, कि ये एसआईआर भाजपा के लिए कैसे झटके की साबित हो सकती है नीरज भाई। जो तमाम शहरी इलाके हैं जो हाँ भाजपा का आधार हुआ करता था, वो वोटर ग्रास रूट पे जा रहे हैं अपने गांव की तरफ, गांव में अपने एसआईआर प्रक्रिया करा रहे हैं, शहरों में वोट काट रहे हैं नीरज भाई। वो शहरों पे अपने एसआईआर प्रक्रिया का हिस्सा नहीं ले रहे हैं, खासतौर से गांव में कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी संपत्तियां गांव में है, तो वो करा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि संपत्ति उनसे कहीं छिन न जाए। तो एक जो डर की भावना है, अगर वो गांव में करा रहे हैं, मान लिया कोई लड़का लखनऊ की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, वहां रहता है और रहने वाला गोरखपुर का है, वो अपने गोरखपुर में कराता है, और जब 2022 के चुनाव विधानसभा होंगे तो क्या वो गांव वोट डालने जाएगा नीरज भाई? एक दिन छोड़ के, ये बड़ी वो है। तो मुझे लगता है क्योंकि हमने प्रधानी के चुनाव में, निकाय चुनाव में तो थोड़ा सा फोकस हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटा चुनाव होता है, तो उसमें एक एक वोटर बहुत अहम होते हैं तो उनको आ जाते हैं। लेकिन जब बड़े चुनाव होते हैं, लोकसभा के, विधानसभा के, उसमें लोगों का इतना ज्यादा वोटिंग को लेके इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि ये भाजपा के लिए, क्योंकि तमाम लोग जो है, अभी तक हम देख रहे थे नीरज भाई कि उनका गांव में भी वोट होता था, शहर में भी वोट होता था, और ये
उत्तर प्रदेश के आप पा जाएंगे नीरज भाई, हर जगह पे जो है वो दिल्ली में, नोएडा में रह रहा हो तो नोएडा में वोटर है। नोएडा का व्यक्ति अगर नोएडा से कटा के अगर कोई रायबरेली का मतदाता बन जाता है नीरज भाई, तो 2022-27 में जब चुनाव होगा और वो अगर दिल्ली में नौकरी कर रहा होगा, तो क्या वो एक दिन की छुट्टी लेके वोट डालने जाएगा नीरज भाई? ये बड़ा सवाल है। तो ये एक चीज है इस तरह से। और आज की तारीख में गांव से बहुत बड़ी संख्या में लोग शहरों में आके रहने लगे हैं नीरज भाई, शहरों में नौकरी रोजगार तमाम चीजें कर रहे हैं। एक चीज ये है। और योगी आदित्यनाथ, और आपने देखा होगा संघ ने भी इस पे चिंता जाहिर की थी कि एसआईआर प्रक्रिया में भाजपा के जनप्रतिनिधि हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उसी के बाद से भाजपा पूरे एक्टिव हुई है। भाजपा को लगा कि बहुत सारी चीजें हैं, तो उसी दिन संगठन मंत्री ने 2 दिन बाद करीब 1.5 लाख लोगों को फोन करके, अपने जो कार्यकर्ता हैं कि एक्टिव होम मोड पे आए, अपने नेताओं को लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद, इसके अलावा जो डिप्टी सीएम है वो कवायद की एसआईआर पे। अभी योगी आदित्यनाथ ने एक चिट्ठी भी लिखी कल की, जो घुसपैठियां हैं वो न बन पाए। चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों को और लगाया उत्तर प्रदेश में कि कोई अवैध मतदाता वोटर न बन जाए। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हर तरह से नकेल कसने की कोशिश हो रही है। तो भाजपा की कोशिश है कि सपा अपना वोट बैंक बढ़वा न ले जाए, तो सपा की कोशिश है कि अपना वोट कहीं कहीं बचा लिया जाए। तो निश्चित तौर पे एसआईआर की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया 2027 के चुनाव की एक्सरसाइज है नीरज भाई। और जो इस एक्सरसाइज में ज्यादा अच्छे कसरत कर ले जाएगा और अच्छे से अपनी चीजों को बचा ले जाएगा, वो उसी के लिए 2027 की पिच आसान हो जाएगी चुनाव के लिए। तो इसीलिए जो कवायद है आप देखेंगे समाजवादी नजर आ रही है, इसीलिए सक्रिय नजर आ रही है, और भाजपा भी एक्टिव मोड में अब हुई है। काफी वक्त हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भले ही अभी 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो, लेकिन जिस तरह की बेचैनी, जिस तरह की सक्रियता हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में नज़र आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो साफ बता रही है कि आने वाला एक एक दिन चुनाव के नज़रिए से, राजनीति के नज़रिए से कितना अहम होने जा रहा है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कबूल अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।